अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 25 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला भी हमने कंप्लीट कर लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको बताया था कि आपने इन दोनों की डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स और इनके फार्मूलाज के इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये आपने याद करने हैं, और उनकी एग्जाम्पल भी आपने अपने पेपर के लिए मस्ट प्रिपेयर करनी है। साथ ही क्विक चेक आपको दिया था, वो भी मैंने सबके आपको कंप्लीट करवाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बुक का पेज नंबर 25 है। टॉपिक हमारा आज है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। अ कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल अस द मोल रेशो और मास रेशो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स. With the help of this ratio, we can find out the masses of the product from the given masses of the reactant or the masses of the reactant from the given masses of the products. For example, the following equation tell us that 1 mole 100 gram calcium carbonate react with 2 mole 73 gram of hydrochloric acid to produce 1 mole 1 gram of CaCl2, 1 mole 18 gram of water एंड 1 मोल 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आगे आपके पास रिएक्शन है। सिंपल सा टॉपिक है जिसकी मैंने अभी रीडिंग की, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। बेटे जो कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, एक तो होता है ना कि इक्वेशन कंप्लीट है, एक होता है इक्वेशन बैलेंस है। जब हमारे पास एक कंप्लीट और बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, वो हमें टेल करती है, हमें बताती है किस चीज़ के बारे में, अबाउट मोल रेशो और मैस रेशो, यानी कि दो चीज़ें होगी। मोल रेशो के बारे में भी हमें वो बताती है इक्वेशन, और मैस रेशो के दरमियान मैस रेशो के बारे में बताती है। अब मैस रेशो और मोल रेशो, रेशो दो चीज़ों के दरमियान में होती है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ है केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में क्या मास रेशो है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में क्या मोल रेशो है। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है बैलेंस्ड कंप्लीट केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस रेशो से, ये जब हमें जो मोल रेशो है या जो मैस रेशो है, इस चीज़ से हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रोडक्ट के मैसेस क्या थे और किस तरह के कितने मैसेस के प्रोडक्ट हमारे पास बने जब हमारे पास रिएक्टेंट के मैसेस जो है वो मौजूद है। यानी कि कोई भी आपके पास गिवन रिएक्टेंट हो, उनके मैसेस आपको पता हो, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या चीज़, मैसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है। इस एग्जाम्पल को ज़रा गौर से देखो। CaCO3 प्लस 2HCl। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। HCl क्या है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अच्छा, जब ये इक्वेशन कंप्लीट होती है तो आपके पास ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। ये H और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा, H2O, ये कार्बन और एक ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, CO2। अच्छा, जब इस तरह कंप्लीट होगा तो ये तो एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होगी, लेकिन साथ हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। 2 का मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, कार्बन एक है, कार्बन यहाँ पे भी एक है, यानी कि ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। अब ये जो कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये हमें क्या बता रही है बेटे, ये हमें मोल रेशो या मैस रेशो बताती है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। इज डेट क्लियर, अब आपको समझ आई। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या राइट है, 2 राइट है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, यानी कि इन्होंने हमें इस मोल रेशो से हमें ये पता चल गया कि कितने कितने प्रोडक्ट बन गए।
1 मोल इसका और 2 मोल इसके रिएक्ट करेंगे तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या याद करेंगे, छोटा सा रिएक्शन है कि जो केमिकल इक्वेशन है, कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, वो हमें क्या चीज़ बताती है, ठीक है। साथ आपने ये बताना है और इसके साथ ही आपने इसकी एग्जाम्पल जो है उसको भी याद करना है और एग्जाम्पल को आपने पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करना है जिस तरह से ये सारा एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड बेटे यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल भी दी गई है और एक क्विक चेक भी दिया गया है। पहले हम लोग क्विक चेक कर लेते हैं, देन मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी करवाती हूँ। क्विक चेक में हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है क्विक चेक 15.7। क्विक चेक 15.7 देखें आप लोग। वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर ए केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन। इन्होंने पूछा है कि ये क्यों ज़रूरी होता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए बिफोर यूज्ड इनटू कैलकुलेशन। वाई, इसका आपने रीज़न बताना है। बेटे आप इसके आंसर में क्या राइट करेंगे, आप इसके आंसर में राइट करेंगे अ बैलेंस इक्वेशन गिव्स द करेक्ट मोल रेशो एंड दोज रेशोज आर व्हाट यू रिलाई ऑन फॉर एवरी कैलकुलेशन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आप लोग इसको लिख लें। अ बैलेंस इक्वेशन गिव्स द करेक्ट मोल रेशो एंड दोज रेशोज आर व्हाट यू रिलाई ऑन फॉर योर कैलकुलेशन। यानी कि हमें करेक्ट जो है वो मोल रेशोज़ और मास रेशोज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलती है। इसके अलावा बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो बेटे मैं आपको इस तरह आसान वर्डिंग्स में बताती हूँ। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन, इस टाइम हम बैलेंस की बात नहीं करते, chemical equation need to be balanced before calculation because it reflect the law of conservation of mass। ठीक है, क्योंकि ये law of conservation of mass को reflect करती है। ठीक है, और अगर equation balance ना हो, if equation is not balanced, the number of atom on the reactant side would not match the product side। इसका मतलब क्या होगा कि मोल रेशो जो हम स्टिक्योमेट्री में यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, दे आर रॉन्ग। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। इज़ दैट क्लियर? आपने ये एज इट इज़ इसके आंसर में राइट कर लेना जो मैंने भी आपको सारा का सारा समझाया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है बेटे, वो देख लेते हैं हम एक दफ़ा। एग्जाम्पल 15.5 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन CaCO3। अच्छा, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये आपके क्वेश्चन में अक्सर MCQs में आती हैं। जैसे आ सकता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, तो आपको पता होना चाहिए CaCO3। तो इस तरह की चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया करो, इसको अंडरलाइन कर लो। Limestone CaCO3 react with excess of hydrochloric acid according to the above equation. How much calcium chloride will be produced? Above equation ही का जो है वो आगे क्वेश्चन है कि कितना कैल्शियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन जो है वो रिएक्ट करता है, इसका आपको कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम है, ये कितना है 73 ग्राम है, सबके नीचे ग्राम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1 ग्राम कितना करेगा, 111 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, 25 ग्राम। तो उसी अपनी इक्वेशन को, उसी फ्रैक्शन को जो हमने अभी ऊपर आई है ना, उसी फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इज डेट क्लियर? सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 15.6 लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। In a chemical reaction, reactant not always mixed according to stoichiometry ratio shown in the balanced chemical equation. Most often in experimental work, one or more reactant A's are used in large excess. This is done deliberately to ensure that the other expensive reactant is not used completely. In this way, the reactant which is used in excess is left behind at the end of the reaction and the other reactant is consumed completely. This reactant which is consumed earlier is called limiting reactant. In fact, it is the limiting reactant which controls the amount of the product formed in a chemical reaction.
How to identify a limiting reactant? A limiting reactant present in the chemical reaction can be identified by carrying out the following step. Number 1, calculate the number of moles of reactant from the amount provided. Number 2, calculate the moles of the product which will form with the given moles of reactant. Number 3, identify the reactant which give the least amount of the product. This reactant will be the limiting reactant. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया डैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्या चीज़ हमने रीडिंग की? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है बेटे? किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो हैं वो हमेशा स्टिक्योमेट्री रेशो के अकॉर्डिंगली जो है वो मिक्स नहीं होते। कभी कभार बहुत सारे जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट क्या होते हैं? जब दो केमिकल आपस में मिलते हैं तो उनको हम रिएक्टेंट करते हैं और उनके मिलने से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता है ना। तो कभी कभार जो दो रिएक्टेंट हैं या सपोज 3 रिएक्टेंट हैं तो वो तीनों रिएक्टेंट जो हैं वो सेम इक्वेशन में या अप्रॉक्सीमेटली सेम रेशो में यूज़ नहीं हो रहे होते। कभी कभार एक रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहा होता है और एक रिएक्टेंट जो है वो लेसर अमाउंट में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो बेटे इस तरह हम ये कह सकते हैं कि देखो मैंने क्या कहा कि 2 रिएक्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई एक रिएक्टेंट जो है वो हम लोग ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कभी कभार यूँ होता है कि कोई रिएक्टेंट जो है जो हम एक्सेस में यूज़ करते हैं वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है वो सारा कंज्यूम नहीं होता बल्कि बच जाता है, और जो एक रिएक्टेंट था वो ऑलरेडी कम अमाउंट में था वो सारा का सारा जो है कम्प्लीटली यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्टेंट जो अर्लियर कंज्यूम होता है, जो पहले ख़त्म हो जाता है बेटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और हकीकत में ये है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना वो ही बेटे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे होते हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल। हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैंने आपको कहा कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस में हम स्टिक्योमेट्री रेशोज़ ही को जो है वो कंज्यूम करें या यूज़ करें। कभी कभार जब भी बेटे कभी मतलब हमेशा नहीं, हर रिएक्शन में नहीं, कभी कभार किसी रिएक्शंस में ऐसे भी होता है कि जब दो आपके पास रिएक्टेंट जो है, आपको पता है जब 2 रिएक्टेंट मिलेंगे तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो 2 रिएक्टेंट बेटे रिएक्ट करते हैं, इनमें से एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस अमाउंट में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और एक रिएक्टेंट जो है वो कम अमाउंट में यूज़ होता है। जो रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है, जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आपका वो रिएक्टेंट जो है जो एक्सेस अमाउंट में था, जिसकी अमाउंट ज़्यादा थी, वो इन द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है उसका रिएक्टेंट सारा कंज्यूम नहीं होता, थोड़ा बहुत बच जाता है। लेकिन एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इस तरह के रिएक्टेंट को जो बेटे पहले अर्लियर कंज्यूम हो जाए, सारा ख़त्म हो जाए, जल्दी यूज़ हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैट इज़ नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट ही एक्चुअल में क्या होता है? ये वो रिएक्टेंट होता है जो कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कितना प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटे मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी एक मतलब डेफिनेशन बताती हूँ, आपको ज़्यादा इजी लगेगा इसको याद करना। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन दैट गेट्स यूज्ड अप फर्स्ट एंड देयरफॉर लिमिट हाउ मच प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है पहले, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले यूज़ होगा, और ये सब्सटेंस हमें ये भी बताएगा कि कितना प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होना है, यानी कि ये प्रोडक्ट को भी लिमिट कर देगा, ठीक है, प्रोडक्ट की लिमिट भी हमें बताएगा। तो इस तरह के सब्सटेंस को, इस तरह के रिएक्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। दोबारा डेफिनेशन बता देती हूँ, आप लोग चाहें तो ये भी राइट कर सकते हैं। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ए सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन दैट गेट्स यूज्ड अप फर्स्ट, जो पहले यूज़ होता है, एंड देयरफॉर लिमिट हाउ मच प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म। अच्छा, इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आम घर की रूटीन में। आप सपोज करो बेटे आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने कोई रेसिपी बनानी है घर में, किचन में आम कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो, आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके पास 10 एग्स हैं
और आपके पास 3 स्लाइस हैं, ठीक है, 3 ब्रेड के स्लाइस हैं और 10 एग हैं। अब क्योंकि आपके पास 3 स्लाइस हैं तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ 3 सैंडविच बनाओगे, बजाय देखो आपके पास तो 10 एग्स हैं लेकिन आपके पास स्लाइस कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब है आपने सिर्फ और सिर्फ 3 ही सैंडविच बना सकते हो, आप इससे ज़्यादा सैंडविच आप बना ही नहीं सकते। इस केस में हमारे पास जो ब्रेड है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ब्रेड पहले कंज्यूम होगी, ब्रेड पहले ख़त्म होगी, अंडे तो अभी भी पड़े हुए हैं, अंडे तो अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन ब्रेड क्या होगी, पहले कंज्यूम होगी, पहले ख़त्म होगी। तो ब्रेड को हमने क्या कह दिया, ब्रेड जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और ब्रेड ही ने हमें प्रोडक्ट का भी लिमिट बता दी। इस ब्रेड से सिर्फ और सिर्फ 3 ही सैंडविच बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। देखो एग तो 10 थे, हम 10 सैंडविच तो नहीं बना सके ना, फिर भी हमने कितने सैंडविच बनाए, 3 ही सैंडविच बनाए। इन शॉर्ट के एक्स्ट्रा एग्स होने के बावजूद भी हम एक्स्ट्रा सैंडविच नहीं बना सके क्योंकि ब्रेड ख़त्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेड जो थी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था, और ब्रेड ही ने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी फॉर्म किए। जो प्रोडक्ट बनने थे वो भी ब्रेड की वजह से ही बनने हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है किसी भी रिएक्शन में वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट ही की वजह से बनेगा। इज डेट क्लियर? आई होप कि अब आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी सिंपल सी एग्जाम्पल की वजह से, ठीक है। इसके बाद आपका था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। पहले हम क्या करेंगे, केमिकल जो रिएक्शन है, जो केमिस्ट्री है उसके लिहाज से, कि हमने नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट के हैं, जो हमें अमाउंट प्रोवाइड की है, सबसे पहले हमने वो कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हमने क्या करने हैं, जो प्रोडक्ट हमारे पास थे उन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, कि कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से फॉर्म हुए, बने। और लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, हमने रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे सकी, कम से कम प्रोडक्ट दे सकी, और वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो गया, ठीक है, और जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हुए, ठीक है ना, वो क्या होगा, डैट इज़ ओवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। इज डेट क्लियर बेटे? मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको जो है अच्छी तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझा सकूं। इसको आपने अच्छी तरह से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने मेरे से क्वेश्चन करना है। इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, एग्जाम्पल है 15.6। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स प्रोड्यूस when 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, आपके पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। ओरली हम इसको करते हैं। अब हमने पहले क्या करने हैं, नंबर, हमने यहाँ पे पढ़ा ना आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से हैं, 2 रिएक्टेंट है, एक क्या है ग्लूकोज है और एक क्या है ऑक्सीजन है। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड करोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करोगे। ग्लूकोज के मोल्स कैसे फाइंड करने हैं, सिंपल, हमने जितना हमें बेटे मोल्स फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया, सिंपल हमने उस तरीके से इसके मोल्स फाइंड करने हैं। ऑक्सीजन के भी मैंने आपको मोल बताए हुए हैं, वो आपने उस तरीके से फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट इस चैप्टर के जो स्टार्ट में न्यूमेरिकल आए थे वहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं करी। उसके बाद हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आपसे CO2 पूछे है ना, आपने CO2 बताने। अब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गिव, अगर एक ग्लूकोज का मोल है तो कितने मोल बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, हम इस रिएक्शन से देखेंगे, ये बन रहे हैं 6 मोल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी अमाउंट आई है अभी, रिक्वायर्ड अमाउंट है जो ग्लूकोज की, उससे कितने बनेंगे वो हम देखेंगे। हम क्या कर लेंगे, 6/1 मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ ग्लूकोज हमने निकाले हैं, ठीक है, वो करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4848, और डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपने यहाँ पे करना है। क्लियर बेटे? ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आगे मोल्स, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, और फिर हमने आगे कैलकुलेशन की। आगे पेज पे चलें बेटे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन थे ना, तो 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, डेट इज 6 मोल्स। आपको कैसे पता चला ये 6, ये हमने पता किया बेटे केमिकल इक्वेशन से जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि 1.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, तो हम क्या करेंगे 6/6 मल्टीप्लाई बाय 1.25, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 तो 1.25 आ गया। हमारा पहले क्या कैलकुलेशन आई थी कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी ना, तो कार्बन 44 है। पीछे हमारी अभी कैलकुलेशन जब हमने इसकी निकाला था अमाउंट ग्लूकोज का, तो वो कितनी आई थी 0.878, उसी को हमने अब 44 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपकी रीडिंग क्या आ जाएगी 36.96। इजी न्यूमेरिकल है, इजी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आपने अच्छी तरह से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने मुझे बताना है। इसी टॉपिक से रिलेटेड बेटे एक क्विक चेक भी हमें यहाँ पे गिवन है, इस क्विक चेक को गौर से देखो। क्विक चेक 15.8 की बात मैं कर रही हूँ, क्विक चेक 15.8। If you react 100 gram of chlorine gas with 500 gram of potassium iodide Ki, which reactant will be the limiting reactant? आपने limiting reactant इस क्वेश्चन में बताना है। आपके पास इक्वेशन क्या है, Cl2 + 2Ki KCl + I2। हमने क्या बताना है यहाँ पे, विच रिएक्टेंट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है ये आप यहाँ पे बताओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विक चेक। क्विक चेक 15.8 मैं आपको करवाऊंगी। एज यूजुअल हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्विक चेक, QUICK क्विक चेक नंबर 15.8 करवा रही हूँ मैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या राइट करोगे बेटे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है हमारी, Cl2 + 2Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, और ये रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट क्या बनेगा 2KCl + I2, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। ओके, पोटेशियम आयोडाइड तो ये आयोडीन हो जाएगा। ये क्या होगी, हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट है, हम करेंगे मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, फाइंड मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। ये मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, आपने पेपर में नहीं लिखना है ये, ठीक है। आपने जो दोनों रिएक्टेंट हैं सबसे पहले उनके मोल्स फाइंड करने हैं, फाइंड मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, ठीक है। हम मोलर मास फाइंड करेंगे कैल्शियम का, और उसी को फिर आगे फर्दर जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है कैसे इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक, समझ आ रही है ना। यहाँ पे हमने मोल्स फाइंड करने हैं दोनों के। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले लिखो मास ऑफ कैल्शियम Cl2, कितना मास है इसका बेटे 100 ग्राम, ठीक है। आपको बुक में दिया हुआ है, अगर आप 100 ग्राम क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे, ठीक है, विद 500 ग्राम ऑफ Ki। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोलर मास। मोलर मास कितना होता है वो भी आप लिखोगे, किसका, Cl2 का। Cl2 का मोलर मास कितना है बेटे, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। Cl2 है ना, तो मैं क्या करूँगी 35.45 × 2 कर लूँगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 70.90 ग्राम पर मोल। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, नाउ वी विल फाइंड मोल्स ऑफ Cl2। मैं यहाँ पे एक एक स्टेप करती हूँ, एक एक यहाँ पे इक्वेशन लिखती हूँ ताकि आपको अगर भूल गई है तो याद आ जाए, ठीक है। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, हम मास ऊपर लिखेंगे और जो मोलर मास है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे मास भी लिख दिया और मोलर मास भी लिख लिया। जब इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करती हो तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.41 मोल, ठीक है। इसी तरह अब आपने पोटेशियम आयोडाइड के भी मोल जो है वो फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, Ki, वो कितना है आपको गिवन है क्वेश्चन में 500 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है बेटे, 500 ग्राम दिया है। उसके बाद आगे चलो, हमें मोलर मास हम लिखेंगे बिल्कुल ऊपर, जैसे ऊपर किया वैसे ही करना है। मोलर मास किसका फाइंड करना है आपने, पोटेशियम आयोडाइड का। हालांकि आप लोग खुद भी कर सकते हो, चलो मैं कर देती हूँ। 39.10 पोटेशियम का, फिर आयोडीन का लिखो 126.90, इनको ऐड अप करोगे तो क्या आ जाएगा 166 ग्राम, ठीक है। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे बेटे, अब हम मोल्स फाइंड कर लेंगे, मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो ये क्या हो जाएंगे 500 डिवाइडेड बाय
166, तो ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 3.01 मोल। इज़ डेट क्लियर। अब हमने दोनों के मोल्स फाइंड कर लिए। पहले किसका मोल फाइंड किया मैंने Cl2 का, फिर मैंने किसके मोल्स फाइंड कर लिए Ki के मोल फाइंड कर लिए। क्लियर हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा अब हम क्या करेंगे बेटे, हमने दोनों के मोल्स फाइंड कर लिए, अब हमने क्या फाइंड करना है, मोल रेशो। ठीक है, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है यहाँ से हम मोल रेशो जो है वो फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन को देखते हुए हमें क्या पता चलता है कि 1.41 मोल जो कैल्शियम के हैं बेटे ये रिक्वायर्ड हैं 2 मोल पोटाशियम आयोडाइड के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 1.41 मोल of Cl2 would need 1.41 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने बैलेंस की इक्वेशन के साथ 2 लिखा था ना यहाँ पे मैंने, तो इसलिए मैं यहाँ पे अब क्या कर दूंगी, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो हमारी इक्वेशन क्या, वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 2.82 मोल पोटाशियम आयोडाइड। इज डेट क्लियर। अब इसका मतलब है कि 3 मोल पोटाशियम आयोडाइड अवेलेबल थे और डैट इज़ 2.82, मतलब ये उससे इतने ज़्यादा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यू हैव 3.01 मोल Ki अवेलेबल, AVAILABLE अवेलेबल, डैट्स, मैं जैसे एक्सप्लेन करना होता है ना, मैं आपको लिखवा भी देती हूँ ताकि अगर आप बाद में भी करो तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन। और डैट्स ये ज़्यादा है, डैट मोर देन 2.82 मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि Cl2 जो है ना बेटे, Cl2 कितना था 1.41, ये कितने हो गए 3.01। ठीक है, और Cl2 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया वो 2.82 है। इसका मतलब है कि 3 जो है वो पोटाशियम आयोडाइड अवेलेबल थे जो कि 2.82 से ज़्यादा थे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन जो है वो पहले ख़त्म हो जाएगा, क्लोरीन गैस जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, आप क्या लिखोगे, Cl2 इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, यही हमने बताना था, इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो पोटाशियम आयोडाइड है वो एक्सेस में है, इज इन एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है जो ज़्यादा अमाउंट में आपके पास हो। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 100 ग्राम ऑफ Cl2 था बेटे वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये बात आपने यहाँ पे सिंपल बताओगे और वो इतना कंज्यूम भी हो जाएगा और एंड पे जो आपके पास बच जाएगा ना वो क्या बचेगा, 0.19 मोल ऑफ Ki जो है वो बच जाएगा हमारे पास। यानी कि 3 में से अगर हम इतनी अमाउंट निकाल लें तो बाकी क्या रह जाती है, 0.19 मोल रह जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, बहुत ईजी था। हमने क्या किया, यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर मैंने मोल्स ऑफ Cl फाइंड किए और मोल्स ऑफ Ki फाइंड किए। इनको फाइंड आउट करने का मेथड क्या था बेटे, पहले आपने मास फाइंड करना है, फिर आपने मोलर मास फाइंड करना है, फिर इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे Cl2 के से। इसी तरह सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने Ki के मोल्स भी फाइंड करने हैं। मोलर मास Ki का क्या है, K और I के मास को आप एडअप कर लो और जो मास है वो आपको ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन था। मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू अवर इक्वेशन 1.41 मोल जो कैल्शियम के हैं वो ज़रूरत है कितने पोटाशियम आयोडाइड के लिए, 1.41 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये अमाउंट देखो और ये अमाउंट देखो, ये अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि बेटे जो Cl2 है वो क्या है, वो हमारे पास एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जो पोटाशियम आयोडाइड है वो एक्सेस अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने बताना था कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये जो 2 रिएक्टेंट थे आपके पास Cl और Ki, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि Cl2 जो है डैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो
आई होप कि आपको जो है अच्छी तरह से अब समझ आ गई होगी। आपने यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ना है लिमिटिंग रिएक्टेंट को, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, आगे हमने इसकी एग्जांपल की, एग्जांपल के बाद इसी से रिलेटेड एक क्विक चेक था, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करवाया। इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ो, इसको समझो और इसको लर्न करो। कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होगी तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ यील्ड। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।